You're watching NDTV Prime in association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। रियल एस्टेट बाजार की सारी हलचल पर रहती है हमारी नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां बढ़ेंगे दाम, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले 1 घंटे में इन तमाम खबरों के साथ साथ आपके भेजे सवालों के जवाब। आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में प्रॉपर्टी का रीसेल बाजार नए प्रोजेक्ट्स के मुकाबले 35 से 40% महंगा। पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा कमाने का यह दौर क्या अब ढलान पर है? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और आपकी प्रॉपर्टी के कानूनी पेचों को सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के आंकड़े मंदी की तरफ भले ही इशारा कर रहे हों, लेकिन बने बनाए और तैयार घरों के लिए खरीदारों की यहां कोई कमी नहीं है। मुंबई का रीसेल मार्केट खूब जोर शोर से खरीदारों के द्वारा खरीद फरोख्त देख रहा है। खूब मुनाफा भी कमाया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि नए लॉन्च किए गए घरों के मुकाबले रीसेल में घर महंगे बिक रहे हैं। ऐसे में क्या मुंबई के रीसेल मार्केट में दाम घटने की गुंजाइश बढ़ने लगी है? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास ने। मिशेल डिसूजा मुंबई के उतार चढ़ाव वाले प्रॉपर्टी बाजार में बहुत सोच समझकर निवेश करती हैं। कई साल से वो अपने मौजूदा घर को बेचकर बड़े घर में जाना चाह रही थीं। अप्रैल में उन्हें लगा कि ये सही समय है और आखिरकार वो फैसला किया जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। I sold my flat, which was 1050 square feet. I sold that for. मैंने अपना 2 BHK का मकान प्रीमियम पर बेचा और उससे मिले पैसों से 3 BHK का एक बड़ा मकान अच्छे इलाके के नए प्रोजेक्ट में खरीद लिया। 3 years hence, and the extra sum that I got from this sale is also making money. मिशेल उन लोगों में से हैं जिन्हें मुंबई के रीसेल बाजार का फायदा मिल रहा है। JLL के ताजा आंकड़ों में भी ये बात झलकती है और हाल में अपने घर बेचने वाले भी इस बात की पुष्टि करते हैं। रीसेल बाजार के दाम आमतौर पर शुरुआती बिक्री से 15 से 20% ज्यादा होते हैं, लेकिन पिछली 3 तिमाहियों में ये औसतन 35 से 40% ज्यादा हैं। दामों में इतनी तेजी से बढ़ने की वजह क्या है? जानकारों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डेवलपर्स ने नए लॉन्च होने वाले मकानों के दामों में इजाफा नहीं किया है। यही नहीं, बहुत सारे खरीदार बने बनाए घरों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मुंबई क्षेत्र का जिस तेजी से विकास हो रहा है उस गति से हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कई कारण हैं, जैसे मंजूरियां मिलने में देरी, दूसरा इसमें खर्चा बहुत आता है, तीसरे डेवलपर्स ने पहले ही काफी लोन ले रखा है और खरीदार नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। मुलुंड, चेंबूर, भांडुप, घाटकोपर और कंचुमार्ग में नए प्रोजेक्ट्स इन्हीं इलाकों में रीसेल से कम 35% छूट पर बिक रहे हैं। ऐसा ही चलन पश्चिमी उपनगरों में खासकर अंधेरी बोरीवली क्षेत्र में देखा जा रहा है। दामों में ये अंतर देखकर समझदार निवेशक अपने मौजूदा घर बेचकर मुनाफे की रकम से नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। 2 महीने पहले एक प्रॉपर्टी 17,000 रुपए वर्ग फुट पर बेचकर अपने ग्राहक को कांदीवली लोखंडवाला में 11,000 रुपए वर्ग फुट पर घर दिलवाया, जो बस 3 किलोमीटर दूर है। उन्हें एक मकान के दाम पर 2 घर मिल गए। फिर भी जानकार आगाह करते हैं कि ये चलन शायद ज्यादा देर तक ना रहे। उनका दावा है कि रीसेल बाजार में अब सौदे घटने लगे हैं, क्योंकि ये मकान इतने महंगे हो गए हैं कि खरीदारों के बजट में नहीं समा रहे हैं।
आमतौर से रीसेल प्रॉपर्टीज नई बनाने वाले प्रोजेक्ट से 20% ज्यादा महंगी होती है, लेकिन जब ये बढ़कर 20 से 40% तक चली जाती है, इसका मतलब है कि बाजार में करेक्शन हो रहा है। बाजार में नए बनने वाले घर भी तैयार हैं, जिसकी वजह से जानकार मानते हैं कि आज नहीं तो कल रीसेल बाजार के दामों में सुधार आएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कभी एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन 40 से 50% अंतर कम होना शुरू हो गया है। ये अभी और घटकर 20 से 30% तक आ जाएगा। एक इलाके में एक ही जैसी प्रॉपर्टी के लिए 20% ज्यादा दाम देना नासमझी है। यानी अगर आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पर मुनाफा कमाना है तो उसे बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुंबई से निखिल सिवादास, एनडीटीवी। तो इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉम्बे से ओम आहूजा, सीईओ हैं रेजिडेंशियल सर्विसेज जेएलएल इंडिया के, और परेश कारिया जो कि डायरेक्टर हैं इजी टू ओन स्टेट के। आप दोनों का स्वागत है। ओम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगता है कि पुराने मकान जो हैं, जो पहले के बने हुए हैं, पुरानी इमारत है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो ज्यादा महंगे बिके, और जो नई कंस्ट्रक्शन आ रही है लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसमें दो तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक जो है, आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रीमियम होता है, जो हमेशा जो एग्जिस्टिंग मकान होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान से 10 से 20% प्रीमियम पे हमेशा बिकता है। इट्स बीन हिस्टोरिक, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, पहले से होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं जो बनेगा मैं मेरे को मिलेगा, उससे अच्छा मैं जो अभी खरीद रहा हूँ मैं आई कैन गो एंड स्टे देयर, या तो मैं रेंट पे दे सकता हूँ या तो मैं लीज पे दे सकता हूँ, मुझे रिटर्न आएगी। तो 15-20% प्रीमियम इज अ नॉर्मल फिनोमिना अक्रॉस इंडिया। अगर आप आज एनालाइज करेंगे जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं पिछले 3 से 4-6 महीनों में, जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं, करीब करीब वो प्राइस से आप देखेंगे, प्राइस ट्रेंड देखेंगे 35 से 40% के आसपास डिस्काउंट पे हुए हैं टू अ रीसेल मार्केट। अगर इसको और डिटेल में एनालाइज करेंगे, रीसेल मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जो अगर प्राइसेस इतने हाई हैं, वॉल्यूम्स हो रहे हैं, आप देखेंगे वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बहुत इक्का दुक्का वॉल्यूम्स हो रहे हैं, बट जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे बुकिंग्स देखेंगे आप, वो बुकिंग्स काफी 50-60-70% प्रोजेक्ट्स बिक चुके हैं बुकिंग्स के हिसाब से। अगर ये देखेंगे, जो ट्रेंड देखेंगे आप, एनी रैली विदाउट एनी वॉल्यूम इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स। तो हमें ये लग रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग रीसेल प्रॉपर्टी जो है वो विद पोजीशन प्रॉपर्टी जो बेच के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉपर्टीज में। ये ट्रेंड जो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि रीसेल मार्केट या तो यहां से करेक्ट होगा या तो अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट यहां से इंप्रूव होगा। परेश, यहाँ पर क्या इसकी एक वजह यह भी है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में बीते साल काफी बढ़ी है, उसके मद्देनजर यहाँ एक प्राइस वॉर शुरू हो गई है प्राइमरी मार्केट में, न्यू लॉन्चेस के बाजार में, जिसकी वजह से ये जो प्राइस डिफरेंस रीसेल में और प्राइमरी मार्केट में है ज्यादा बढ़ गया है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये अगर हम देखे नहीं जाएंगे तो अभी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की सप्लाई बहुत ही कम है मुंबई में, वेराज अंडर कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जो प्राइजेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और न्यू लॉन्च के है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, वो काफ़ी कम रेट पे है कंपेयर टू कंप्लीटेड प्रॉपर्टी में। और अगर हम देखने जाएंगे पिछले 2-3 साल में मुंबई में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी अनसर्टनिटी है विथ रिगार्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो डिले हो गए या स्टक हो गए बिकॉज अप्रूवल्स वगैरह नहीं आए हैं। तो जो रिस्क परसेप्शन है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का वो बढ़ गया है। तो पीपल आर अवॉइडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, और प्रेफरेंस जो एंड यूजर्स है उन्हें ये लगता है कि देयर आर सेफ है कंप्लीटेड प्रॉपर्टी खरीदना। तो जो प्रीमियम है कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का वो बढ़ गया है, और ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाइडन हो गया है। अभी आगे चलते हुए हम देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आता है, ये प्रोजेक्ट्स जो टेक ऑफ जो स्टकअप हो गए वो टेक ऑफ हो गए, तो लोग फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चालू करेंगे। और जैसे ओम ने कहा है कि हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ना फिर से चालू हो जाए। ओम, क्या कोई खास इलाके ऐसे हैं जहां पर रीसेल का मार्केट ज्यादा चलता है? कोई ऐसे माइक्रो मार्केट्स हैं जिनमें ज्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है? देखिए, मार्केट्स अक्रॉस इंडिया
वाइब्रेंट है। इफ यू लुक एट बैंगलोर, आप देखेंगे, चेन्नई देखेंगे, पूना देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे, मार्केट्स में काफ़ी सारा एक्शन है और हमेशा वहाँ देखेंगे प्रीमियम्स जो होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ के। जो बॉम्बे में हमें ट्रेंड मिल रही है, जो ट्रेंड जो है ये या तो इंडिकेट ये कर रहा है कि या तो रीसेल प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर वो करेक्शन इसलिए एक्सपेक्टेड हमें लग रही है क्योंकि काफ़ी सारे जो अभी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो नए बायर्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में बायर्स हैं, दे आर आइदर सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज इन द रीसेल एंड बाइंग बुकिंग इनटू न्यू प्रॉपर्टीज। वो आर्बिट्राज जो है ये 35-40% का आर्बिट्राज मुश्किल है सस्टेन कर लेना। आप कह रहे हैं कि 35 से 40% का जो फर्क है न्यू लॉन्चेस में और बने बनाए घरों में, रीसेल में, ये काफी ज्यादा है और ये आने वाले दिनों में कम होगा। लेकिन परेश, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि लोग रीसेल में ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं अभी तक मुंबई के मार्केट में, क्योंकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बने बनाए प्रोजेक्ट के पास होता है, जो लोकल नीड्स होती हैं लोगों की, वो वहां पर पहले से मौजूद रहती हैं, जबकि एक नए प्रोजेक्ट में जब वहां लोग आकर बसना शुरू करते हैं उसके बाद वहां पर धीरे धीरे आम जरूरतों के लिए चीजें मिलनी शुरू होती है। तो क्या यह भी एक वजह है प्रेफरेंस की रीसेल की, खासकर मुंबई में? हाँ, टू सम एक्सटेंट ये भी एक रीज़न हो सकती है क्योंकि जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है वहाँ पे ऑलरेडी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, स्कूल्स, कॉलेजेस, कनेक्टिविटी स्टेशन वगैरह आसपास में होते हैं, तो उसकी वजह से वो भी एक प्रीमियम कमांड करते हैं। एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू जो आउटस्कर्ट्स, जो सिटी के बाहर के आउटर मोस्ट एरिया जैसे कि एक्सटेंडेड सबर्ब्स वगैरह में है, ये विरार, मीरा रोड वगैरह वहाँ पे है, वहाँ पे ज़्यादा करके हमने देखा है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं। वहीं ओम, अगर ऐसा है तो ये जो मकान होंगे या जो ये रीसेल का मार्केट है वो एंड यूजर्स में शायद ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एंड यूजर्स में आज के दिन एक्टिव है और इन्वेस्टर्स जो हैं जो रेंटल इनकम कमा रहे हैं एंड यूजर मार्केट में, बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं जिसने बुक किया हुआ था पहले, उसको पोजीशन मिली हुई है, उसका रेंटल इनकम जो है 2 से 3% की रेंटल इनकम है। इन्वेस्टर ये देख रहा है कि मैं 2 से 3% कमाने से अच्छा है मैं इसका प्रॉफिट बुक करूं, ये पैसा मैं जाके कैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट्स में डालूं जहां मैं 35% डिस्काउंट में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उसी एरिया में। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पूरा जो घाटकोपर से लेकर मुलुंद के एरिया में आप जो न्यू लॉन्चेस देखेंगे 35% सस्ते मिल रहे हैं। आप गोरेगांव से लेकर आप मीरा रोड तक देखेंगे, आप वहाँ पे भी जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसी विसिनिटी में, उसी डेवलपर के, सेम डेवलपर का जो एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट है और न्यू लॉन्च है उसमें 30 से 35%, 40% के आसपास डिफरेंस है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं कि वो आज के दिन अपनी एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी जो 2%, 3% इंटरेस्ट कमा रही है इन टर्म्स ऑफ लीजिंग इंटरेस्ट, जो लीजिंग इनकम है, रेंटल इनकम है, वो बेच के वो अपना स्विच कर रहे हैं पोजीशन इनटू न्यू प्रॉपर्टीज। ये ट्रेंड जो है आज के दिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स में लिमिटेड है। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड जो है आगे जाके बढ़ेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को रियलाइज होगा कि मैं 2 से 3% रेंटल इनकम लेने से अच्छा है मैं 30 से 35% अप्रिसिएशन जो प्रॉफिट अभी मिल रहा है वो ले लूं और उसको मैं कैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट में डालूं ताकि वो 3 साल में, 2 साल में जो पोजीशन मिलेगी एटलीस्ट मैं 35-30% अप्रिसिएशन कैप्चर कर चुका हूं। आप जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ प्राइमरी मार्केट में हलचल और बढ़ेगी और जो सेकेंडरी मार्केट है, जो रीसेल मार्केट है, वहां पर दाम गिर सकते हैं, तो कितना आप पीरियड लेकर चल रहे हैं? क्या आपका अनुमान है ओम की कितना वक्त लग सकता है यहाँ प्राइस करेक्शन को लेकर? जो लोग अभी शो देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं प्राइस करेक्शन की, निवेश करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, हमारा जो अभी एनालिसिस रहा है, जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं उसमें इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स, इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स, इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, वो काफ़ी अच्छा रहा है और हमें ये अंदाजा लग रहा है कि करीब 50 से 70% माल वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स में बिक रहा है। ऑलमोस्ट जो आप देखेंगे अगर मुलुंद और भांडुप में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, ऑलमोस्ट भांडुप एरिया में आप देखेंगे, घाटकोपर एरिया में ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हैज बीन सोल्ड आउट 80%। वहाँ पर रीसेल मार्केट में आप एनालिसिस करेंगे वहाँ पे ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो रही हैं, बहुत इक्का दुक्का ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और रेट्स वहाँ पे पकड़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं 35-40%। एवरी रीसेल इन्वेस्टर इज इन होप दैट मेरा रीडेवलपमेंट में जाएगा, मुझे एक एक्स्ट्रा बेडरूम मिलेगा, काफ़ी सारी अपसाइड मिलेगी, मुझे फंड्स मिलेंगे। ये जो होप जो है आज के दिन, वो होप में वॉल्यूम्स नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे प्राइमरी में बुकिंग्स में काफ़ी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो गैप जो है 35-40% गैप ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये गैप जो है करीब 15 से 20% पे आएगी। तो हमें लग रहा है कि 15 से 20% करेक्शन पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी कभी इट कैन हैपन इन फ्यू डेज, इट कैन हैपन इन फ्यू मंथ्स।
परेश, आपका क्या इस पर नजरिया है कि ये करेक्शन इनएविटेबल है, मतलब होगा ही होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी भी ये आफ्टर द इलेक्शंस थोड़ा सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है और जो एंड यूजर्स थे, जो फेंस पे बैठे हुए थे, दे विल बी कमिंग फॉरवर्ड, वो आगे चल के अभी खरीदने के लिए आएंगे और सबसे पहले उनका प्रेफरेंस होगा एंड यूजर्स का कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इमीडिएटली करेक्शन होगा। हाँ, हो सकता है जो प्राइस गैप ओम कह रहे हैं 35 to 40% का बिटवीन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट नॉट इमीडिएटली। मे बी 6 महीना लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले लोग अभी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आएंगे और उसका डिमांड ज्यादा रहेगा कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम आहूजा, परेश कारिया, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो साफ है कि रीसेल प्रॉपर्टी हमेशा उन लोगों की पहली पसंद रहती है जो कि जल्दी से जल्दी मूव इन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुंबई की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के मकसद से, तो प्राइमरी मार्केट में फिलहाल अच्छे मार्जिन्स मिल रहे हैं रीसेल के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे किस शहर में, कौन से बजट में, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए रहेगा फायदेमंद। Life is a drive, I'm ready to go anywhere it takes me, this is what I know. Oh, I'll be by your side. Oh, I'll be by your side. Whatever be the way, take it with a smile. तो स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में, जहां वक्त हो गया है आपके भेजे सवालों के जवाब देने का। रोजाना हमें ढेर सारे सवाल अपने दर्शकों से मिल रहे हैं। हम आपको बता दें, अगर आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जरूर जाएं, जहां पर कानूनी, आर्थिक और टैक्स मामलों के जानकारों और उद्योगों के विशेषज्ञों की राय भी आपको मिलेगी। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फिलहाल जो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे उन्हें बहुत गौर से देखिए। ये हमें प्रॉप इक्विटी से मिले हैं, जो देश की जानी मानी रिसर्च कंपनी है। तो तैयार हैं आप अपने सवालों के साथ, क्योंकि हम आपके सवालों के जवाबों के साथ तैयार हैं। और ये जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा है। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसका जवाब देंगी वैशाली। अजय शर्मा ने नोएडा से हमें कॉल किया है। अजय जी, आप क्या जानना चाहते हैं और कहां निवेश करना चाहते हैं, और आपका कोई बजट? हाँ जी मैडम, मैं सेक्टर 137 के अंदर लॉजिस का ब्लफम काउंटी जो प्रोजेक्ट है उसमें निवेश करना चाह रहा हूँ, और मैं फ्लैट रीसेल में ले रहा हूँ। तो मुझे ये जानना था कि जो मैं ये डील कर रहा हूँ, ये डील प्रॉफिट की डील है कि नहीं है, आने वाले समय के अंदर ये डील मेरे को प्रॉफिट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। जी, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में ये निवेश करना चाहते हैं 137 सेक्टर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वैशाली, इनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? अजय जी, सेक्टर 137 तो काफ़ी अच्छा है। जैसे हम इसे मानते हैं एक मिड हाउसिंग हब है। हमें उम्मीद है कि इस साल के भीतर और अगले साल तक यहाँ पे कई रेडी टू मूव इन यूनिट्स आ जाएंगी, और कई लोग शायद यहाँ पे मूव इन भी कर जाएंगे। तो रिहाइश के लिए ये काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। यहाँ पे प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी है, और ये FNG कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है। तो इस हिसाब से काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है इस सेक्टर की।
हम इसके अलावा आपके लिए सेक्टर 107 और सेक्टर 93B में भी चुनाव करके लाए हैं। सेक्टर 107 काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है, दादरी रोड के काफ़ी करीब। इसके साथ गोल्फ कोर्स जो प्रपोज्ड है सेक्टर 101 में, वो भी आएगा आगे चल के, तो काफ़ी रिहाइश के लिए अच्छा इलाका बन जाएगा। सेक्टर 93B एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल स्थित है, ग्रीन बेल्ट इससे लगी हुई है। साथ में सेक्टर 132 जो एक कमर्शियल सेक्टर है वो इसके बिल्कुल सामने पड़ता है, तो जो लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे जरूर यहाँ पे बसी यूनिट्स को पसंद करेंगे रिहाइश के लिए, तो रेंटल रिटर्न्स भी यहाँ के अच्छे हो सकते हैं। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर कर लें। ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 और स्ट्रेच 2 में पड़ते हैं, और हम अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ रहे हैं उनके आंकड़े दिखाएंगे आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 15 हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 52। टोटल सप्लाई नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 पे करीब 10,240 यूनिट्स की है और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 42,420 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में करीब 840 हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 4,920 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में करीब 15 महीनों की है, क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध यूनिट्स भी कम है, और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 24 महीनों की इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम अगर इन क्षेत्रों में देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 5,750 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं। दामों में बढ़त दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी देखी गई है। नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में पिछले 2.5 सालों में करीब 46% तक की बढ़त नजर आई है और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 49% तक की बढ़त देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के निवेशकों को मिले हैं नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 और में करीब 18% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और स्ट्रेच 2 पे करीब 20% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं आपके लिए जो हम विकल्प लाए हैं। सबसे पहले तो आपको 1700 से 1800 स्क्वायर फुट की 3 BHK यूनिट चाहिए थी, लेकिन आपका बजट उसके लिए थोड़ा कम पड़ रहा था, इसीलिए हम जो आपके लिए लाए हैं 3 BHK के ऑप्शंस लाए हैं, लेकिन यूनिट साइज थोड़ी छोटी है। सबसे पहली हमारी राय है सेक्टर 107 में सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का वानालिका 5,200 रुपए पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से चुन सकते हैं। दिसंबर 2014 में ये रेडी हो रहा है। 3 BHK की 1405 या फिर 1730 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे और दादरी रोड से इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छे से होती है, आसपास का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे बनाया जा रहा है। दूसरी हमारी राय है सेक्टर 137 में पारस बिल्टेक का पारस टिएरा, जो आप 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1592 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। 2014 में ये रेडी हो रहा है। PE बैक्ड प्रोजेक्ट है ये, काफी अच्छी अमेनिटीज के साथ इसे लॉन्च किया गया है। इसकी लोकेशन भी प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन के काफी करीब है, इसीलिए आगे चल के इसकी कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। तीसरी हमारी राय आपके लिए है सेक्टर 93B में ओमैक्स लिमिटेड का ओमैक्स ग्रैंड 7,100 रुपए पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से चुन सकते हैं। इसके दाम थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए आप 2 BHK की 1,110 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव कर सकते हैं। ये 2012 में ही रेडी हो गया था, तो बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफी प्रोमिनेंट है और प्राइम सेक्टर है ये सेक्टर 93B का। तो आपकी चॉइसेस जो हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला जो आपको बताया है वो है वानालिका सन वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा पारस टिएरा है पारस बिल्टेक का और तीसरा है ओमैक्स ग्रैंड ओमैक्स लिमिटेड का। एक जो सवाल आया है हमारे पास वो ईमेल के जरिए आया है। GP राजा हैं जो कि अहमदाबाद गांधीनगर इलाके से लिखते हैं, कहते हैं कि उन्हें 3 BHK पेंट हाउस लेना है और गांधीनगर में महालक्ष्मी रॉयल पैलेस प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है जो कि उमा प्रोजेक्ट्स का है और इस पर वो ये जानना चाहते हैं कि वो उनके लिए सही है या नहीं। साथ ही नवरंगपुरा में अरविंद सिटाडेल में 3 BHK जो कि करीब उनको 1 करोड़ 8 लाख का पड़ रहा है, उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो आप इनके लिए कौन सा इलाका बेहतर मानती हैं और कौन सा प्रोजेक्ट भी बेहतर मानती हैं?
जीपी राजा जी, क्योंकि आपका बजट इतना रोबस्ट और हेल्दी है इस क्षेत्र के लिए, हमने आपके लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशंस चुनी हैं। उनमें से सबसे पहली तो सीजी रोड है, जो आप खुद, जिसका चुनाव आप खुद भी कर चुके हैं, और साथ में वस्त्रपुर भी हमने आपके लिए चुना है। सीजी रोड की लोकेशन ही उसकी खास बात है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में पड़ती है ये रोड। एक बहुत एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन मानी जाती है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इस क्षेत्र को उपलब्ध है। ज़्यादातर आप डेवलपमेंट के तौर पे यहाँ पे ट्रेडिशनल विलाज और अपार्टमेंट्स देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा, इसकी खास बात है, इसीलिए रिहाइश के लिए इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। बहुत पॉश लोकेलिटी है। वस्त्रपुर हमने आपके लिए खास इसलिए चुना है क्योंकि ये भी एक लग्जरी मार्केट है, एसजी हाईवे पे लोकेटेड है। ये भी एक पॉश लोकेलिटी है, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। IIMA का जो नया कैंपस है वो भी यहाँ पे ही स्थित है और एक्सीलेंट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये माइक्रो मार्केट उपलब्ध है। यहाँ पे भी आप बंगलोज, विलाज और अपार्टमेंट्स देखेंगे। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। रिहाइश के लिए इस क्षेत्र को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें। मिड सेगमेंट के अपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो सीजी रोड पे 5 हैं और वस्त्रपुर में करीब 7। टोटल सप्लाई सीजी रोड पे 240 यूनिट्स की है और वस्त्रपुर में करीब 650 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स सीजी रोड पे 40 हैं और वस्त्रपुर में करीब 110 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग सीजी रोड पे करीब 16 महीनों की है और वस्त्रपुर में उससे थोड़ी सी ज़्यादा, करीब 18 महीनों की इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रही है। लग्जरी सेगमेंट है, इसीलिए लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम सीजी रोड पे करीब 5,900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे हैं और वस्त्रपुर में करीब 5,200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे। दामों में बढ़त सीजी रोड पे करीब 24% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और वस्त्रपुर में उससे थोड़ी सी ज्यादा, करीब 32% तक की बढ़त देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स सीजी रोड के निवेशकों को मिले हैं, करीब 10% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं और वस्त्रपुर में करीब 13% तक के सालाना रिटर्न्स उपलब्ध हुए हैं। अब आते हैं आपके चुनाव पे। गांधीनगर अहमदाबाद हाईवे पे उमा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का महालक्ष्मी रॉयल पैलेस पहला प्रोजेक्ट आपने चुना है। 3,111 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से उपलब्ध है। 2016 में रेडी हो जाएगा। 3 BHK की 2,250 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। ये इन्फो सिटी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और कोबा IT पार्क इससे करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उम्मीद है आगे चल के आप इसे रेंट भी कर पाएंगे। प्रोजेक्ट में करीब 65 एक्सक्लूसिव लग्जरी अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं। IT हब के पास होने की वजह से इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उम्मीद है 2016 तक ये मिल जाएगा। हमारे हिसाब में ये निवेश और रिहाइश दोनों के लिए एक अच्छी चॉइस है। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है सीजी रोड पे अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर का अरविंद सिटाडेल, इसके दाम थोड़े ज़्यादा हैं, 5,200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है आपको। 2016 में रेडी हो जाएगा। 3 BHK की 1856 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। करीब 4 से 5% तक की बढ़त देखी गई है इसके दामों में जब से ये लॉन्च हुआ था। ग्राउंड प्लस 4 के स्ट्रक्चर्स हैं। कुल मिला के 58 यूनिट्स लॉन्च करी जा रही हैं 3 ब्लॉक्स के भीतर। खास बात इस प्रोजेक्ट की इसकी लोकेशन है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में, बहुत ही पॉश और प्रेस्टिजियस लोकेशन में ये बसा हुआ है, इसीलिए इसके दाम काफी ज्यादा हैं, 1 करोड़ से ऊपर। तो लोकेशन के तौर पे तो ये आपके लिए एक बेटर प्रोजेक्ट रहेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर सकते हैं तो अरविंद सिटाडेल आपके लिए एक बेहतर प्रोजेक्ट रहेगा इन दोनों चॉइसेस में से। इसके अलावा हम भी आपके लिए एक चॉइस करके लाए हैं वस्त्रपुर में। शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा व्योमा हमारी राय है। 5,490 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से चुन सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो रहा है। 3 BHK की 1665 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। ये अल्फा 1 मॉल जो एक प्रोमिनेंट मॉल है उसके काफी करीब है। एक रीसेंट लॉन्च है, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्दी शुरुआत हो जाएगी। SG हाईवे से सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये और वस्त्रपुर रेलवे स्टेशन करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो मिस्टर राजा, जो आपने प्रोजेक्ट चुने हैं उनमें से अरविंद सिटाडेल का प्रोजेक्ट आपके लिए लोकेशन वाइज बेहतर रहेगा और इसके अलावा वैशाली ने भी आपको एक प्रोजेक्ट सुझाया है शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का खासा व्योमा, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे सवालों का आंकड़ों के साथ तफसील से जवाब देने के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि प्रोग्राम में आगे आपकी कानूनी उलझनों का हल। इन उलझनों पर हमारे साथ होंगे एक खास एक्सपर्ट जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। देखते रहिए प्रॉपर्टी इंडिया। Life is a drive, I'm ready to go anywhere it takes me, this is what I know. Oh, I'll be by your side. Oh, I'll be by your side. Whatever be the way, take it with a smile. This और अब वक्त हो गया है आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने का। बहुत से लोग हमें लिखते हैं कि उन्होंने घर तो बुक करा लिया है, प्रॉपर्टी तो ले ली है, लेकिन उसमें उन्हें कई कानूनी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में वो क्या करें? इन्हीं दिक्कतों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं आज एक खास मेहमान, मुनीश उपाध्याय, जो कि पार्टनर हैं SNG एंड पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड सोलिसिटर्स में। मुनीश, स्वागत है आपका स्टूडियो में इस चर्चा में। तो शुरुआत करते हैं पहले कानूनी सवाल से, जो कि ईमेल के जरिए हमें मिला है। राम डी नैनानी ने भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 1995 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, अभी तक उसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इन्होंने 80% रकम का भुगतान कर दिया है। ये जब भी फोन मिलाते हैं फोन नहीं मिलता, कोई संपर्क नहीं करता इनसे। ऐसी सूरत में ये क्या करें? मुनीश, क्या विकल्प है इनके पास? धन्यवाद मिस्टर राम, आपका सवाल पूछने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से आपने इस प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है और आप 80% पैसा दे चुके हैं और आज की डेट में आपको ये भी चीज पता नहीं है कि बिल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मेरी आपको इसमें सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि बिल्डर है भी या वो प्रॉपर्टी को अबैंडन करके चला गया है। और इसके लिए आपको एक रिटर्न नोटिस बिल्डर को सर्व करना चाहिए तुरंत, क्योंकि 20 साल एक इतना लंबा समय है कि इतने में तो प्रॉपर्टी बन के आगे कई बार बिक चुकी होती। और रिटर्न नोटिस सर्व करने के बाद आपको तुरंत एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट लगानी चाहिए या स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट लगानी चाहिए। उसके साथ अगर बिल्डर ट्रेसेबल नहीं है तो इसमें क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है और आप एक बाकायदा FIR दर्ज करा सकते हैं। आशा करते हैं राम आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आपके साथ जो अभी हुआ है ये काफी बड़ी बात है, आपको कोई ना कोई क्रिमिनल कंप्लेंट इस पूरे मामले में जरूर करानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमें आया है वो भी ईमेल के जरिए है। आर्थर डिसूजा पूछते हैं कि जब मेरे मकान की इमारत बन रही थी तभी मैंने बिल्डर से कहा था कि अपने फ्लैट में मुझे कोई पार्टीशन वाली दीवार नहीं चाहिए और एक टॉयलेट कम चाहिए। अब बिल्डिंग लगभग तैयार है लेकिन बिल्डर मुझे मेरे फ्लैट में होने वाले कम काम के पैसों का भुगतान नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि वो इसके बदले पाइप फिटिंग आदि लगा देगा। मैंने कई और नामी बिल्डरों से इस बारे में पूछा तो सबने कहा कि वो अंतिम भुगतान के समय पैसे वापस करते हैं। तो बताइए ऐसे में मैं क्या करूं? तो मुनीश, आपको क्या लगता है? क्योंकि इनका कहना है कि ये एक चलन है, आमतौर पर वापस कर दिया जाता है पैसा, लेकिन इनका जो बिल्डर है वो ऐसा नहीं कर रहा। तो जाहिर तौर पे यहाँ ऐसा कुछ नहीं इन्होंने लिखा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट में इन्होंने कुछ लिखवाया या अपने बायर एग्रीमेंट में कुछ लिखा। तो ऐसे में क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात आपने अंजलि पकड़ी है इस चीज में कि अगर ये बात सिर्फ मौखिक तौर पे कही गई है, इफ इट इज ओनली अ वर्बल एग्रीमेंट, तो फिर इनको बिल्डर के पास जाने का या उसके खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट करने का कोई राइट नहीं बनता है।
अगर इन्होंने बिल्डर के साथ इसी चीज को कोई राइटिंग में एग्रीमेंट में या बिल्डर बायर एग्रीमेंट में या किसी साइड लेटर में एग्री किया है जिसमें बिल्डर ने कहा है कि हाँ जी मैं आपको जो भी आपके कमी पेशी होके पैसे बनते हैं वो पैसे वापस करूंगा या उसके एवज में कुछ एडिशनल सर्विसेज दूंगा जो उस बराबर कॉस्ट की हो, तो इनका पूरा अधिकार बनता है। वरना इस समय ये बिल्डर की मर्जी पे है, वो जैसा चाहे कर सकता है और मार्केट में हर तरीके के बिल्डर हैं। तो आखिर यहाँ पर अगर आपके पास कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका क्लेम यहाँ पर मुश्किल होगा। लेकिन ये एक सलाह अन्य लोगों के लिए कि अगर आप कोई बिल्डर के साथ बातचीत करते हैं जो भविष्य में आपको जिसका असर पड़ने वाला हो तो उसे रिटर्न में जरूर लें। और अब हम अगली क्वेरी, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि मानेसर से नीरज ने हमें भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि मैंने मानेसर में 35 लाख रुपए में एक 3 BHK का मकान 2010 में बुक कराया था। ये बिल्डर को 18% रकम का भुगतान कर चुके हैं। अगस्त 2011 में जमीन पर किसानों ने ज्यादा मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि 8 से 10 साल पहले किसानों ने ही बिल्डर को ये जमीन बेची थी। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त निकल चुका है और मामला अदालत में लटका हुआ है। ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? मुनीश, ऐसे कई मामले एनसीआर में सामने आए हैं कि लिटिगेशन हो जाती है। किसानों की ये जो बात कर रहे हैं ये और भी कई अन्य जगहों पर सामने आई है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए बायर को? क्या उसे वेट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? कानूनी स्तर पर वो क्या कर सकता है? देखिए, एनसीआर की अगर हम बात करें तो जो नीरज का है स्पेसिफिक केस वो लें तो वो गुड़गांव का है, जहां गुड़गांव में फ्री होल्ड लैंड है और बाकायदा ये लैंड विलेजर्स ने अपनी मर्जी से बिल्डर को 10 साल पहले बेची थी। और जैसा कि नीरज ने बताया कि इस पे जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और उसने कुछ पैसा 18% के आसपास पे कर दिया है। तो इस स्पेसिफिक केस के अंदर जहां की गुड़गांव के अंदर जो लैंड फार्मर से खरीदी जाती है वो उनकी कंसेंट से खरीदी जाती है, 8-10 साल पहले खरीदी गई है, इसके ऊपर बाकायदा लाइसेंस आया होगा। तो नीरज, मेरी आपको इस केस में एडवाइस होगी कि अगर कोई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया, कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया कि बिल्डर अपनी कंस्ट्रक्शन को रोक दे और कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, तो आप बाकायदा इसमें बने रह सकते हैं। बहुत हद तक ये चांस है कि इसमें विलेजर्स को कोर्ट जो है दरकिनार करेगा, क्योंकि विलेजर्स भी जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की स्वीट विल से ये लैंड बेची थी जो कि गुड़गांव में है, 10 साल पहले बेची थी। तो आज जो बिल्डर ने जो विलेजर हैं उनका क्लेम मुझे थोड़ा लालच से भरा लगता है। हालांकि एनसीआर में डिफरेंट जगह पे ये चीज डिफरेंट है। अंजलि, जो आपका सवाल था, तो इलाके के हिसाब से वहां किस तरह से एक्वायर किया गया है ये अलग अलग है, ऐसा मुनीश कह रहे हैं। तो आपकी चिंता शायद उतनी बड़ी ना हो, इसलिए आप डरे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से एक सवाल आया है हमारे पास। शैलेश त्रिपाठी लिखते हैं कि उन्होंने हैदराबाद में एक नामी बिल्डर से मकान बुक कराया, घर लगभग तैयार है, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उनका सवाल अनडिवाइडेड शेयर को लेकर है। बुकिंग के समय सेल एग्रीमेंट में अनडिवाइडेड शेयर 36.04 वर्ग गज बताया गया, जबकि अंतिम सेल डीड के लिए बिल्डर ने जो जानकारी दी है वो 21 वर्ग गज के करीब है। बुकिंग के वक्त बिल्डिंग में 14 मंजिलें थी, लेकिन बाद में बिल्डर ने 19 मंजिलों की मंजूरी ले ली। वजह पूछने पर बिल्डर कहता है कि सरकारी नियम बदल गए, लेकिन लगता है कि मंजिलें बढ़ने से अनडिवाइडेड शेयर घटा है। ये उनका कहना है शैलेश का। मैंने मुआवजा मांगा तो उसने मना कर दिया है, शैलेश कहते हैं। और क्या बिल्डर ऐसा कर सकता है? अगर नहीं तो क्या उपभोक्ता अदालत जाना उनके लिए सही होगा या नहीं? आप क्या कहेंगे मुनीश? शैलेश, इसमें जो आपकी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। चाहे बिल्डर को बाद में ज्यादा मंजिलें बनाने की जो भी बायलॉज वगैरह चेंज हुए होंगे उसके हिसाब से उसको ज्यादा मंजिलें बनाने की इजाजत मिल गई हो, लेकिन अगर आपके फ्लैट बायर एग्रीमेंट में वो इजाजत मिलने से पहले उसने आपके साथ ज्यादा अनडिवाइडेड शेयर का एग्रीमेंट किया था तो उसको उस एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। और अगर वो अनडिवाइडेड शेयर आज की डेट के अंदर घटाना चाहता है तो उसका आपको सूटेबल कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। वो अगर आपके नोटिस देने पे इस तरीके का कॉम्पेंसेशन देने से मना करता है तो आप बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट मेरी अपनी राय में 100% आपको इस चीज का हर्जाना बिल्डर से दिलवाएगा।
तो शैलेश, यहाँ पर आपके लिए राह बिल्कुल साफ है कि आप अपना हक मांग सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे सवालों के आपने इतनी तफसील से जवाब दिए, और हमारे दर्शकों के लिए सलाह कि अगर आपकी कोई कानूनी दिक्कत है तो हमें इसी तरह से लिखते रहें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, और आपको बता दें कि अगर आपको रहने के लिए एक सस्ता मकान चाहिए या फिर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी इंडिया ही सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमें मेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। आप हमें फोन भी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखें, स्पेस दें, अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 56388 पर। तो प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया है ना। प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी अहम फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।